जी, हमारा आज का टॉपिक जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ असल में वो है स्टडी ऑफ पॉपुलेशन और पॉपुलेशन इज पार्ट ऑफ इकोलॉजी। पॉपुलेशन की स्टडी के बहुत से मेथड हैं और जिनमें सबसे इजी मेथड, सबसे सिंपल मेथड, बेसिक मेथड जो है वो कोऑर्डिनेट मेथड है। अब ये आपके बॉटनी में भी शामिल है, ये पार्टिकल बॉटनी में भी शामिल है। मैं इसी की वीडियो जो है वो निकालना चाह रहा हूँ, लेकिन ये एट टाइम्स को फ्री तौर पर सर्च करना बहुत मुश्किल है। बहरहाल कोऑर्डिनेट एक ऐसा फ्रेम होता है, मेटल, वुड या किसी भी चीज़ का बना हुआ, प्लास्टिक का बना हुआ हो सकता है फ्रेम। इसकी कोई भी पॉसिबल शेप है। जो क्लासिकल मेथड था वो हम स्क्वायर फुट वाला, बल्कि हम जो कॉल में यूज़ करते हैं, मैं इसी को प्रेफर करता हूँ। स्क्वायर फुट वाला छोटा सा होता है, इसको बड़े आराम से उठा सकते हैं, बड़े आराम से फेंक सकते हैं और बहुत आराम से, बहुत जल्दी से इसकी स्टडी जो है, क्योंकि जगह थोड़ी होती है, वो जल्दी से स्टडी हो जाती है। आजकल जो प्रेफरेंस दी जाती है वो एक स्क्वायर मीटर वाले पोर्ट्रेट को दी जाती है। पोर्ट्रेट एक फ्रेम है, जैसे पहले कह चुका हूँ, फ्रेम होता है प्रेफरेबली स्क्वायर शेप में, लेकिन अगर किसी और शेप में भी हो तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। इवन अगर राउंड भी होगा, रिजल्ट वही रहेगा जो स्क्वायर से आ रहा है। अब मेथड ये होता है कि सबसे पहले जिस जगह पे आप स्टडी करना चाह रहे हैं जानदारों को, याद रखिए कि कोऑर्डिनेट मेथड नंबर 1 पे प्लांट्स की स्टडी के लिए है और नंबर 2 पे वो एनिमल जो मोटाइल नहीं होते, जो स्मॉल साइज के हैं, जो ज़्यादा हरकत नहीं करते या स्लो मूवमेंट करते हैं, उनकी स्टडी आसानी के साथ हो सकती है। बहरहाल बड़े एनिमल्स के लिए छोटे वाला कोऑर्डिनेट यूज हो सकता है, उसके लिए फिर अदर मेथड्स हैं, इसका जिक्र फिर किया जाएगा। कोशिश के बावजूद मुझे वीडियोस बहुत ज़्यादा हैं, इसमें से एज सच किसी वीडियो को तलाश करना बहुत मुश्किल काम है। ये तो पॉसिबल नहीं हो सका मुझसे कि मैं वीडियो तलाश कर देता हूँ। चले अब तो मजबूरी है। अब मैं इसको डिस्क्रिप्शन के लिहाज से भी आप एक्सप्लेन करना पड़ेगा मुझे। जी, आपने सबसे पहले एक एरिया सेलेक्ट करना है। एरिया बड़ा वसीअ होना चाहिए जहाँ पे आप स्टडी करेंगे। आपने कोऑर्डिनेट लेना है, उस कोऑर्डिनेट को आपने फेंकना है ओवर दी हेड। अब इसका एक बड़ा अजीब बुनियादी असूल है कि आपने कोऑर्डिनेट को अपने सर से पीछे फेंकना है, यानी जहाँ फेंकना है आपने उसे देखना नहीं है। पहले एक बार नजर मार ली है और फिर इसको कहते हैं एट रैंडम। ये जब प्रैक्टिकली आप इसको देख सकेंगे तो फिर ये ज़्यादा क्लियर हो सकेगा। जहाँ पे आपने कोऑर्डिनेट फेंकना है, आपने उसको खुद देख के नहीं फेंकना है आंखों से, ये मैं इस जगह पे कोऑर्डिनेट फेंकना चाहता हूँ। आपने, मैं इसके पीरियड ऑफ स्केच डायग्राम मार के देता हूँ आपको, तो फिर ये क्लियर हो जाएगा पॉइंट कि ये किस तरह से किया जाता है। मैं इसका नाम लिख दूँ पहले, या देखिए जो पहले हेडिंग लिख देता हूँ, जो पहले टॉपिक वाला मेन हेडिंग है कम्युनिटी स्टडीज। कम्युनिटी का हिस्सा होती है पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन की स्टडीज में आ जाएगी। पॉपुलेशन जैसे कि आप जानते हैं, किसी एक स्पीशीज के तमाम अफराद जो एक जगह में मौजूद हों, मिलके रहते हों, आपस में इंटरप्रेट करते हों, उसे एक पॉपुलेशन कहते हैं। प्लांट पॉपुलेशन की स्टडी ज़्यादा आसान है जी। अब मैं तस्वीर ड्रा करने लगा हूँ यहाँ पे। ये फर्स्ट कीजिए वो एरिया है जिसको आप स्टडी करना चाह रहे हैं, काफ़ी बड़ा एरिया है। आपने किसी एक जगह पे खड़े हो जाना है। फर्स्ट कीजिए आप यहाँ पे खड़े हो जाते हैं, ये वो बंदा है जिसने स्टडी करना है।
बंदे के हाथ में क्वाड्रेट है, ये क्वाड्रेट है। अपनी सहूलत के लिए मैं 1 स्क्वायर फुट, इट मे बी 1 स्क्वायर फुट, दिस क्वाड्रेट में बी 1 स्क्वायर फुट। इधर भी 1 फुट है, इसमें भी 1 फुट, तो ये उदाहरण 1 स्क्वायर फुट कहलाएगा। अब चाहें तो 1 स्क्वायर मीटर क्वाड्रेट भी ले सकते हैं, वो थोड़ा सा 1 स्क्वायर मीटर भी लिया जा सकता है, 1 स्क्वायर फुट लिया जा सकता है। जौन सा भी आप ले रहे हैं क्वाड्रेट, रिजल्ट सबका सेम निकलना चाहिए, सेम निकलेगा, सेम ही निकलता है, ऐसे फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्वाड्रेट कौन सा लिया। अब यहाँ पे खड़े हुए हैं, आपका फेस इस तरफ है, जैसे मैंने एरो शो किया है, आपका फेस, आपका चेहरा इस साइड पे होना चाहिए, क्वाड्रेट आपके हाथ में है, आपने इसको ओवर द हेड पीछे फेंकना है। आपने आपकी आईज में लिख देता हूँ, आईज आपकी इस साइड पे है, आप उधर देख नहीं रहे हैं, आपकी आईज का रुख उल्टी साइड पे है, क्वाड्रेट आपने अपने पीछे फेंकना है। अगर आप राइट हैंड से दाएं हाथ में पकड़ के फेंकेंगे, ये मैं त्रिवेणी से खड़ा हूँ, अगर आप यहाँ पे खड़े हों और यहाँ दाएं हाथ से फेंकें तो क्वाड्रेट इधर चला जाएगा। सेकंड पॉसिबिलिटी कि आप यहाँ पे खड़े हो जाएं और फिर पीछे फेंकें, वो भी ज़ाहिर है कि इसके अंदर गिरेगा, बाहर नहीं करना चाहिए, जो गिवन एरिया है, उसके लिए एक फील्ड है, खेत है, एक स्पेसिफिक एरिया है जहाँ पे आप स्टडी करना चाह रहे हैं। फिर आपने इसको पीछे फेंकना है। इसमें सिर्फ ये फर्क पड़ेगा, जो बंदे दाएं हाथ से फेंकते हैं पॉसिबिलिटी है कि वो थोड़ा सा इधर को चला जाएगा, जो लोग बाएं से फेंकेंगे वो थोड़ा सा इधर को चला जाएगा। इसका असली मकसद होता है रैंडम, इसका बुनियादी मकसद होता है रैंडम सैम्पलिंग। अब रैंडम का लफ्ज़ से आप पहले से वाकिफ हैं, ये लफ्ज़ आपने पढ़ा हुआ है जी, ये माउस प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। रैंडम के लफ्ज़ से आप किस हद तक वाकिफ हैं, बता सकते हैं कि नहीं? यहाँ पे रैंडम सैम्पलिंग है, आपने जो सैंपल लेना है वो एट रैंडम होना चाहिए, इसमें आपकी ज़ाती बेतरतीब। आप जी बिल्कुल ठीक है जी, ये खुदिया ने जवाब दिया बेतरतीब। अब इस बेतरतीब की जो फर्दर वजाहत है कि इसमें आपकी ज़ाती पसंद नापसंद शामिल नहीं होनी चाहिए। अगर आप सामने देख रहे हैं कि भाई ये जगह अच्छी नजर आ रही है, आप वहाँ पे फेंक दो, ऐसा नहीं। जब आप ओवर दी हेड बैक साइड पे फेंकेंगे तो फिर वो आपको नजर नहीं आएगा कि किस जगह पे गिर रहा है, वो कहीं भी गिर सकता है। और कंप्लीट सैम्पलिंग के लिए हो सकता है कि आपको 10 क्वाड्रेट, मैंने एक की बात की है, एक क्वाड्रेट फिर 2 फिर 3 4 यहाँ पे जहाँ भी जाए। अब ऐसे करना है, कुछ कम फासले फेंकने हैं, कुछ ज़्यादा फासले फेंकने हैं, ताकि पूरे एरिया में वो एट रैंडम, फर्ज कीजिए एक क्वाड्रेट यहाँ पे गिरा है, एक क्वाड्रेट यहाँ पे गिरा है, एक क्वाड्रेट यहाँ पे है, एक क्वाड्रेट इस जगह पे गिरा है, एक इस जगह पे 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 है। ये एट रैंडम मुख्तलिफ जगहों पे क्वाड्रेट आके गिरे, ये लीजिए, ये मुख्तलिफ जगह पे क्वाड्रेट शो कर दिए गए हैं। और अब आपने हर एक क्वाड्रेट में जो कुछ आपको मिला है उनको आपने नोट करना है, रिकॉर्ड करना है। अब वो रिटर्न में फॉर्म में आएगा, मैं यहाँ लिखने लगा हूँ। लफ्ज़ हमारा है वही कोऑर्डिनेट मेथड। और याद रखिएगा कि नाम बाजार कम्युनिटी का, लेकिन हम स्टार्ट कर रहे हैं इसको पॉपुलेशन से। कोऑर्डिनेट मेथड ये है जी कोऑर्डिनेट, जैसे कि मैं जिक्र कर चुका हूँ, इट मे बी 1 स्क्वायर फुट, ये सबसे आसान है, या आप 1 स्क्वायर मीटर भी ले सकते हैं और इससे बड़ा भी ले सकते हैं। ये पॉसिबल है कि आप इससे बड़े साइज का क्वाड्रेट भी ले सकते हैं। और इसकी शेप से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप स्क्वायर शक्ल में ले लें, आप रेक्टेंगल शेप में ले लें, जिस भी शेप में ले लेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एनी शेप, यू कैन यूज एनी शेप। ये शेप हो सकती है स्क्वायर, स्क्वायर का जिक्र हो चुका हुआ, रेक्टेंगल, और इसके अलावा इवन ट्रायंगल और इसके अलावा सर्कुलर, किसी भी शेप में हो उससे रिजल्ट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ कैलकुलेशन में फर्क पड़ेगा। कैलकुलेशन में इसलिए पड़ेगा कि अगर फर्स्ट स्क्वायर है तो आपको फार्मूला आना चाहिए कि
किस फार्मूले के मुताबिक हम उसका डायमीटर कितना रखें कि उसका एरिया 1 स्क्वायर फुट या 1 स्क्वायर मीटर हो, इससे सिर्फ फर्क पड़ता है। और जो कोऑर्डिनेट मैंने अभी तक डिस्कस किया है ये छोटे वाले कोऑर्डिनेट है, इसकी मदद से प्लांट्स तो मैं जिक्र कर रहा हूँ ये स्पेसिफिकली नंबर 1 प्लांट्स के लिए और नंबर 2 नॉन मोटाइल एनिमल्स के लिए या वो एनिमल जो छोटे हैं स्मॉल वेरी स्मॉल जो बहुत ही छोटे हों वेरी स्मॉल साइज एनिमल्स जो कॉटेड के फेंकने से डिस्टर्ब नहीं होते उन पे अप्लाई कर सकते हैं। ये एप्लीकेबल नहीं है, इसकी वजह से आप बड़े एनिमल को स्टडी नहीं कर सकते, उनके लिए अदर मेथड्स हैं। लार्ज साइज एनिमल्स मैमल्स और बर्ड्स के लिए अदर मेथड्स हैं, ये सिर्फ सिंपल छोटे जानदारों के लिए मेथड इस्तेमाल किया जा रहा है जो हम यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं स्मॉल साइज कॉटेड का। अब जैसा मैंने पहले कहा जब आप उसको फेंकेंगे जहाँ पे गिरा है, अब चूंकि हमने यहाँ पे बात फिर आगे पॉपुलेशन और आगे तलफ़्फ़ुज़ कम्युनिटी, जब आपने कम्युनिटी को स्टडी करना है तो कम्युनिटी में तमाम पॉपुलेशन आ जाती है। जब आप कम्युनिटी को स्टडी कर रहे हैं उसमें तमाम पॉपुलेशन शामिल होंगे और वो पॉपुलेशन जो है कौन कौन सी हैं, उसमें प्लांट्स भी होंगे एनिमल्स भी होंगे। आप फर्स्ट के लिए कोऑर्डिनेट में बड़ा करके बता रहा हूँ, आपने इसमें चेक किया नंबर 1 इसमें प्लांट्स कौन कौन एक और फिर इसके बाद नंबर 2 पे इसमें एनिमल्स कौन कौन से हैं और नंबर 3 यहाँ पे डीकम्पोजर्स कौन से हैं। ये 3 बेसिक कंपोनेंट हैं पार्ट ऑफ कंपोनेंट। प्लांट्स जो कि प्रोड्यूसर्स होते हैं, एनिमल जो कि कंज्यूमर्स होते हैं और डीकम्पोजर्स जिनसे आप पहले से वाकिफ हैं क्या चीज़ें। अब फर्स्ट कीजिए हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं, हम फर्स्ट की अपने कॉलेज में ऐसे ये कोऑर्डिनेट बनते हैं तो कॉलेज में आपको जो नंबर 1 पे चीज़ मिलेगी ये मैं एक बार फिर लिखने की शक्ल में दे देता हूँ क्योंकि इसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लिखना ज़्यादा आसान है यहाँ पे। जी प्लांट्स कॉलेज में अगर आपने ये फेंका है तो सबसे पहले आपको जो प्लांट मिलेगा सबसे ज़्यादा होंगे ग्रास। ग्रास जो कॉमन ग्रास होती है हमारे वो साइनोडॉन डेक्टाइलॉन है, हमारे यहाँ कॉलेज में ये होती है और आम ग्रास ये वाली ग्रास है। आपने इसके प्लांट काउंट कर लेने हैं उस एरिया में, गिवन एरिया में कितने प्लांट्स मौजूद हैं। एक नंबर 2 क्या यहाँ पे ग्रास के अलावा कोई और प्लांट्स हैं जो इसके अलावा बाकी प्लांट्स होंगे। फॉर्ब्स क्या आप से वाकिफ है पहले से? फॉर्ब्स क्या होते हैं? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आर फॉर्ब्स? किसी को फॉर्ब के बारे में कोई इंफॉर्मेशन देनी हो? नो वन। सर ये फ्लावरिंग प्लांट है ना? आपने सवालिया जवाब दिया है। सर ये प्लांट ही होते हैं फ्लावरिंग। वो तो बहुत सारे हैं, वो बहुत हजारों लाखों के हिसाब से। फॉर्ब्स क्या होते हैं? सर हर्बेशियस। जी बिल्कुल गलत का जवाब बिल्कुल ठीक है। फॉर्ब्स छोटे साइज के एंजियोस्पर्म प्लांट्स हैं, क्योंकि याद रखिए जहाँ पे आप स्टडी करेंगे आपको मोस्टली प्लांट एंजियोस्पर्म ही मिलेंगे और जो छोटे साइज वाले हैं हर्बेशियस प्लांट, छोटे साइज के जो हर्ब्स हैं अदर देन ग्रासेस जो हैं उन्हें हम फॉर्ब्स का नाम देते हैं। फॉर्ब्स ये इकोलॉजी में ही इस्तेमाल होता है। ऐसे ही वीट जड़ी बूटियाँ, ये बड़ा कॉमन लफ्ज़ है, हमारे यहाँ वीट का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है लेकिन लोगों में वीट के हवाले से कंसेप्ट नहीं है वीट्स क्या होती हैं। जी आप लोगों ने बॉटनी तो पढ़ी हुई है, कोई आप में से बता सकते हैं वीट्स क्या होती हैं? उर्दू में जड़ी बूटियाँ कहते हैं, ये जड़ी बूटियाँ क्या होती हैं? जी आपने पूरे 2 साल तक 4 सेमेस्टर बॉटनी पढ़ी हुई है तो क्या इस काबिल नहीं है कि बता दें? पैरासिटिक प्लांट्स होते हैं। जी आपका जवाब सिर्फ 100% गलत है। ये अरसा थी ना, जवाब अरसा ने दिया था। यस सर। जी अरसा बहुत अच्छी स्टूडेंट है जी, लेकिन इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ चांस कि आपने इसको गलत समझ लिया। और कोई जी? सर ये जो खुद ही उगते हैं और ये अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो मतलब हम नहीं चाहते कि उगे। जी बिल्कुल लिमरा का जवाब बिल्कुल ठीक है। याद रखिए नंबर 1 पहली शर्त होती है ये वो पौधे हैं जो जंगली हैं, यानी खुद बहुत उगते हैं, इंसान ने वो नहीं उगाए हुए।
ये इसकी पहली शर्त है। छोटे साइज के होते हैं और वो अलग बात है कि आगे हम उनका इस्तेमाल क्या करते हैं। या देखिए कि आम बंदों को तो पौधों के बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं होती। बहुत कम लोग हैं जो पौधों को समझते हैं। अब उनमें से वो लोग, अब हमारे यहाँ या देखिए पाकिस्तान और इंडिया में जो लोकल मेडिसिन है, वो लफ्ज़ है हकीम। आप हकीम के नाम से वाकिफ़ है, आप पंसारी के नाम से वाकिफ़ है, ये नाम आपने सुने होंगे। जो हमारी देसी तिब है पाकिस्तान और इंडिया में सेम एक ही तिब है बेसिकली, वो अलग बात उसका नाम क्या रख दिया जाए। कुछ लोग उसको यूनानी तिब का नाम देते हैं, कुछ लोग उसको आर्यवेदिक का नाम देते हैं। आप उसको आर्यवेदिक कह लें, यूनानी कह लें, वो बेसिकली सेम एक ही चीज़ है, कोई खास फर्क नहीं है उसमें। और वो पाकिस्तान इंडिया में भी सेम है, इसमें भी कोई फर्क नहीं है। दुनिया के और इलाकों में भी कुछ जगहों पे ये वाली तिब मौजूद है। रीज़न ये होती है कि आम तौर पर किसी इलाके में जो पौधे पाए जाते हैं, वहाँ के लोग वहाँ के लोग का मतलब है वो लोग जो कंसर्न है, हकीम और अंसारी और मुख्तलिफ माहिरीन, वो उनके ख्वास से वाकिफ होते हैं, उनको एज मेडिसिन। ये अब से नहीं, पिछले 5000 सालों से कमोबेश ये प्रोसेस चल रहा है। दुनिया में इस वक्त टॉप के ऊपर चाइनीज मेडिसिन है। चाइना की जो हर्बल मेडिसिन है वो दुनिया में सबसे आगे है, क्योंकि वहाँ बहुत अरसे से जो कुछ होता रहा काम, उन्होंने वहाँ पे बहुत से ऐसे पौधे पाए जाते हैं जो हमारे यहाँ नहीं हैं। दुनिया के हर इलाके में कुछ ना कुछ ऐसे पौधे मौजूद होते हैं जो किसी और जगह पे नहीं है। हर पौधे की अपनी कुछ खसूसियात होती हैं और उनको एज मेडिसिन यूज करते हैं। बहुत सी वीड्स ऐसी हैं जो हमारे यहाँ मेडिसिन में भी यूज की जाती है। ज़हर वो बड़ा आम सा पौधा होता है। मैंने शायद अब मुझे ये तो याद नहीं है जी किस क्लास में हुई थी बात, आपकी क्लास में तो नहीं हो सकती क्योंकि बॉटनी के स्टडी जी में हाल मेरे पास वो इवनिंग की क्लास है बॉटनी वाले, या फिर फोर्थ सेमेस्टर की, वहाँ पर डिस्कस हुई थी बात ये वाली। बहुत से पौधे जो इंसानों ने जब ये तलाश कर लिया कि ये पौधे मेडिसिनल हैं, तो इंसानों ने उनको खुद उगाना शुरू कर दिया। ऐसे ही पौधे में से मैं सिर्फ एक पौधे का नाम लेता हूँ। आप न्याज़बो या तुलसी इस नाम से वाकिफ हैं कि नहीं? वाकिफ है सर। सर नाम सुने हुए हैं। यस सर। ये सिर्फ नाम नहीं बल्कि ये तो बहुत मशहूर पौधा है। जो ये बहल जंगली पौधा था और इंसानों ने इसको सेलेक्ट किया इसकी खूबसूरती से। तो पहली बात है ये इसके खुशबूदार फूल होते हैं और इसका जिक्र कुरान पाक में मौजूद है। रहमान, ये सूरह रहमान में नाम लफ्ज़ मौजूद है और हिंदू इस पौधे की पूजा करते हैं। ये जीनस एक ही स्पीशीज पे बरकत है। तुलसी के नाम से पौधा है और तुलसी और न्याज़बो बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं हैं, दो स्पीशीज है एक ही जीनस के। बहरहाल ये है जी एक पौधे का मैंने जिक्र किया जो इस लिहाज से ये मेडिसिनल भी है, ये बहुत अच्छी दवाई के तौर पर इस्तेमाल होता है। बहुत सी मेडिसिन में इसका इस्तेमाल है। मैंने जस्ट एग्जाम्पल लिख दी है। अगर हम चूँकि अब चूँकि हम बॉटनी में नहीं जा रहे, हम वापस में टॉपिक की तरफ आ रहे हैं। पर मैंने यहाँ पे कुछ पौधों का जिक्र किया। जो भी पौधे आपको मिले वहाँ पे उनको अपने रिकॉर्ड कर लेना है कि आपको यहाँ पे कौन कौन से प्लांट मिले हैं, कितने मिले हैं। एक ऑर्डर था, उसमें टोटल प्लांट कितने हैं, किस किस स्पीशीज के हैं, आपने उनको स्पीशीज वाइज अरेंज करना है। मिसाल के तौर पर मैं खुद अरेंज करने लग रहा हूँ। स्पीशीज नंबर 1, अभी 1 पे ग्रास हो गए GRASS, और फर्ज कीजिए इसके प्लांट्स आपको मिले हैं 5। ये सपोज रीडिंग है, इसके आगे मैं सेमी कॉलन लगा के इसको सेपरेट कर रहा हूँ। नंबर 2 पे आपको जो प्लांट मिला है फर्ज कर लीजिए वो है जी ट्राई मैना। मैं लोकल नेम दे रहा हूँ, लोकल नेम दिया है मैंने, उसका मैना लोकल नेम है। और फर्ज किया आपको इसका मिले हैं 2 पौधे, प्लांट्स 2 हैं। इसके आगे फिर सेमी कॉलन। नंबर 3 पे आपको यहाँ जो प्लांट मिला है फर्ज कीजिए वो है जी ऑक्सैलिस, और इसका आपको एक प्लांट मिला है। मैंने आपके सामने जस्ट 3 मिसालें दी हैं। मैंने चंद ऐसे पौधों का नाम लिया जो लोकल कॉमन अवेलेबल है। अब यहाँ पे हम एनिमल्स में आ रहे हैं। एनिमल्स में हर्बीवोर्स, ओमनिवोर्स, कार्निवोर्स सारे हो सकते हैं। एनिमल्स में नंबर 1 पे जो एनिमल आपको नजर आए वो है जी एंट्स। आप समझते हैं कि एंट्स क्या होते हैं, और फर्ज कीजिए यहाँ से आपको उनकी तादाद मिली है 50 स्पोर्ट्स। नंबर 2, यहाँ पे आपको स्पाइडर मिले, और स्पाइडर मिले आपको 4। नंबर
कि यहीं से आपको फर्ज कीजिए एक मिलीफीट भी मिल गया और उसकी तादाद थी सिर्फ एक। इसके अलावा फर्ज कीजिए यहाँ से आपको एक ग्रासहॉपर, अब ये एक क्यों है, इसकी रीजन पॉसिबिलिटी ये है जब आप क्वाड्रेंट फेंकेंगे तो ज़्यादा ग्रासहॉपर वहाँ से भाग जाएंगे, रन अवे हो जाएंगे। एक भागने से बच गया, वो आपको मिल गया, इसलिए मैंने एक शो किया। ये वो एनिमल्स, अब इसमें से आपने खुद चेक करना है कि कौन से क्या होंगे। ग्रासहॉपर जो है, चूंकि यहाँ पे मैं पहले बता चुका हूँ ग्रासहॉपर उड़ गया है और मैं बता चुका हूँ लिमिटेशन पॉइंट में की कुछ खामियां भी। ग्रासहॉपर ज्यादा थे लेकिन बाकी उड़ गए, एक बच्चा जो आपने देख लिया, या ये बच्चा था बस छोटा था, ये उड़ नहीं सका। ऐसे ही मिलीपीट कम मिकदार में ये गोश्तखोर है, स्पाइडर भी गोश्तखोर है, एंड्स ओमनीवोर हैं, हर्बीवोर और ओमनीवोर दोनों काम करते हैं। जो भी मिल जाए खा लेते हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि आम दिन में ये प्लांट मटेरियल कोई काम नहीं। वेल, मैंने चंद जानदारों का जो लोकली अवेलेबल हो सकते हैं। और जब हम बात करेंगे डीकम्पोजर्स की, तो याद रखिए कि डीकम्पोजर्स दो किस्म के होते हैं। उसमें एक पे है फंगस और दूसरे हैं बैक्टीरिया। फंगस और दूसरे हैं बैक्टीरिया। ये किसी भी जगह पे जब आप स्टडी करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा होंगे। फ़र्क ये है कि अगर कोई चीज़ ऐसी पड़ी हुई है जो गल सड़ रही है, एक पत्ता पड़ा हुआ है जो गल सड़ रहा है, तो उसके ऊपर बेशुमार फंगस मौजूद होंगे और बेशुमार भी, यानी ये बहुत ज़्यादा तादाद में, बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद होंगे जहाँ भी गलने सड़ने का अमल हो रहा होगा। डिपेंड करते हुए अवेलेबिलिटी, कोई कुछ चीज़ ऐसी अवेलेबल है जिस पर गलने सड़ने का अमल हो रहा है। ये था जी वो पोर्ट्रेट जो कि हम खुद फेंक सकते हैं छोटे साइज के जानदारों और फिक्स प्लांट को स्टडी करके। फर्ज कीजिए ये काफ़ी बड़ा इलाका है, आप यहाँ पे एनिमल्स को स्टडी करना चाहते हैं, ऐसे एनिमल जो बड़े साइज। आमतौर पर जानदार एक खास एरिया में महदूद रहते हैं, वो वहाँ से बाहर नहीं जाते। फर्ज कीजिए एक जंगल का इलाका है और आप वहाँ पे, ये मुझे सेपरेट हेडिंग देना पड़ेगा जब इसको मैं खत्म कर रहा हूँ। फर्ज कीजिए आप एक फॉरेस्ट में हैं, थोड़ा सा जगह चेंज होगा जी। फर्ज कीजिए फॉरेस्ट है, सवाना है या ग्रासलैंड। अगर इनमें से कोई जगह है और आप सिर्फ एनिमल को स्टडी करना चाह रहे हैं, जगह ये है और आप एनिमल को स्टडी करना चाह रहे हैं, तो फिर आपको एरिया ज़्यादा लेना पड़ेगा। अब जो बड़े साइज के एनिमल, क्योंकि आप बड़े साइज के एनिमल को स्टडी करना चाह रहे हैं, मतलब लायन है वहाँ पे, डियर है, ज़ेबरा हो सकता है, डिपेंड करते हुए इलाका कौन सा किस तरह का है उसके मुताबिक इलाका फिक्स करके उसका एरिया आपको मालूम होना चाहिए, एरिया कितना है। वहाँ पे जो बड़े साइज के जानदार हैं वो आमतौर पर काउंट किए जा सकते हैं, उनको एज सच काउंट किया जा सकता है। अगर इलाका ये ना हो जाए आप कहें जी मैंने तो पूरे जंगल में स्टडी करना, जाने के लिमिटेड एरिया में स्टडी कर सकेंगे कि किस इलाके में कितनी तादाद है। लेकिन आगे हम स्टडी करेंगे, एक मेथड का जिक्र किया जाएगा, ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है कि अगर एक बहुत बड़ा इलाका हो जहाँ पे टोटल काउंटिंग करना पॉसिबल ना हो, तो ऐसे मेथड मौजूद हैं कि हम जानदारों को कुछ फार्मूलाज, एक्सपेरिमेंट और फार्मूला की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कैलकुलेशन ज़्यादा अंदाज़ा होता है और अंदाज़ों में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है, लेकिन बहरहाल उससे काफ़ी हद तक सही पता चल जाता है कि यहाँ पर अंदाज़न कितने जानदार मौजूद हैं। उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होंगे। याद रखिए, अगर फर्ज की जानदारों की तादाद 15,632 है या 15,531 है, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा फर्क मौजूद नहीं है। इतने जानदारों में, बड़े साइज के जानदारों में थोड़ी बहुत तादाद की मिस्टेक से कोई खास फर्क नहीं होगा। बहरहाल वो जो एस्टिमेशन वाले फार्मूला से हमारा एक सेपरेट एक्सपेरिमेंट होगा जो थी के साथ साथ प्रैक्टिकल में भी शामिल है, जिसको इंशाल्लाह नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे। अभी मैं सिर्फ ये बता दिया कि उनके लिए अदर मैथड। लेकिन अगर जानदार लिमिटेड हो तो फिर उनको भी ऐसे ही काउंट किया जा सकता है, और ऐसे हों जो कि इंसानों को देख के भाग ना जाए। जो चीज़ भाग जाए, जैसे परिंदे होते हैं, सारे परिंदों को आप इस तरीके से स्टडी नहीं कर सकते। उनके लिए अदर मेथड यानी उनको कैप्चर करना
मार्क करना और फिर रिकैप्चर करना। ये मेथड का नाम है कैप्चर, मार्क एंड रिकैप्चर। इस मेथड को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। मैंने उसका जिक्र सिर्फ कर दिया है कि ये है जी वो मुख्तलिफ पॉसिबल मेथड्स। अभी जिस कोऑर्डिनेट का मैंने जिक्र किया है ये था जो आपने थ्रो किया है, छोटे वाला। अगर आप एक इलाके को मुस्तकिल तौर पर स्टडी करना चाह रहे हैं, बल्कि यही इलाका है, आप इसको मुस्तकिल तौर पर स्टडी करना चाह रहे हैं, तो फिर उसका भी तरीका मौजूद है। और वो तरीका होगा कि आप इसको फिक्स कोऑर्डिनेट कर लेंगे। फिक्स कोऑर्डिनेट कैसे करेंगे कि आप इसमें यहाँ पे आपने एक पोल लगा दिया, यहाँ भी पोल लगा दिया, यहाँ भी पोल लगा दिया, यहाँ पोल, ये पोल लगा दिया। इन पोल्स के ऊपर आपने वायर लगा देनी है। ये वायर बार बार भी हो सकती है, इसमें किसी एक जगह पे आपने अपने आने जाने का रास्ता भी रखना। और ज़ाहिर है जो यहाँ तो प्लांट है, प्लांट तो मूव नहीं कर सकते, एनिमल मूव कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करती है अगर एनिमल बड़े साइज के हैं और आप इसमें ऐसी वाली बात लगा दें, बार्ब वायर, जिसके दरम्यान से फर्ज कीजिए हिरन या इस तरह के जानदार है, उनको रोका जा सकता है बार्ब वायर की वजह से। लेकिन जो बहुत छोटे साइज के जानदार होंगे और परिंदे, उनको आप इस तरीके से नहीं रोक सकते। बहरहाल ये है जो मुख्तलिफ मेथड्स। एक और भी है दरमियाने साइज का कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट ऐसे ही होगा, उसमें अगर ज़्यादा लोग हों तो फर्ज कीजिए 10 स्क्वायर मीटर का एरिया है, आप इसके 4 खाने बना सकते हैं। अब टोटल एरिया 10 स्क्वायर मीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 मीटर, ये भी 10 मीटर। इसके ऐसे करके 4 खाने बना लें और 4 मुख्तलिफ लोग एक ही खाने को स्टडी कर लें, या इसके ज़्यादा खाने भी बनाए जा सकते हैं और मुख्तलिफ खानों को मुख्तलिफ लोग स्टडी कर सकते हैं। अगर टीम की शक्ल में लोग काम कर रहे हों तो ऐसा पॉसिबल होता है, ये भी किया जा सकता है। यहाँ पे दोबारा गौर करना है, मैंने लोकल नेम यूज़ किए हैं। इकोलॉजी में आप लोग तो अर्ली लेवल के ऊपर हैं, आसान आपके लिए किया गया है। जब साइंसी रिसर्च हो रही है, बड़े माने पे हो रही है, तो उस वक्त में आपको फिर लोकल नेम के साथ उसका साइंटिफिक नेम भी होना चाहिए। मैं ना ये ट्राइफोलियम स्पीशीज है, ग्रास साइनोडोन टेक्टोलॉन है, एंड्स, तो ये नाम ढूंढना पड़ेगा। स्पाइडर की बहुत सी किस्में हैं और ऐसे मिलीपीड की बहुत सी टाइप्स हैं, ग्रॉसहॉपर की बहुत सी टाइप्स हैं। जब बंदा ये काम कर रहा हो, इसमें एक प्रॉब्लम याद रखिएगा, ये बहुत ही अहम प्रॉब्लम है ये वाली। टेक्सोनोमी एक ऐसा फील्ड है, आप चूंकि इस नाम से वाकिफ हैं पहले से, दुनिया में टेक्सोनोमी के एक्सपर्ट्स हमेशा कम होते हैं। टेक्सोनोमी एक बहुत ही मुश्किल शोबा है। टेक्सोनोमी क्लासिफिकेशन और नेमिंग दोनों से आ जाती है इसमें। ये बहुत मुश्किल फील्ड है, बहुत कम लोग इस शोबे की तरफ आते हैं, और जो लोग इसमें होते हैं वो भी सिर्फ एक स्पेसिफिक ग्रुप की हद तक होते हैं। याद रखिए, मैंने भी कहा है कि ये बहुत डिफिकल्ट फील्ड है। मैं एग्जांपल देने लगा हूँ पाकिस्तान से, अपने ही टीचर्स को 2-3 टीचर्स का नाम मैं लेना चाहता हूँ जो कि अपने शोबे के लिहाज से फ़ादर मोहतरम है प्रोफेसर डॉक्टर सईद अख्तर साहब। वो बेसिकली तो एंटोमोलॉजी इंसेक्ट्स के हैं। कल मेरा एंटोमोलॉजी से ताल्लुक नहीं है, लेकिन जो उनका अपना स्पेशलिस्ट फील्ड है वो टर्माइट्स है, और उनके जो सादे मोहतरम है वो प्रोफेसर डॉक्टर मुजफ्फर अहमद। डॉक्टर मुजफ्फर अहमद दुनिया में टर्माइट्स के ऊपर एक अथॉरिटी थे, बहुत ज़्यादा काम किया। अल्लाह ने उनको उम्र भी बहुत दी, इल्म भी बहुत दिया। 100 साल की उम्र में भी वो हिस्ट्री में रिसर्च का काम अंजाम दे रहे होते थे। अब वो जिन दो का नाम लिया मैंने, ये दोनों टर्माइट्स, वैसे तो एंटोमोलॉजी पूरे इंसेक्ट्स है, लेकिन वो उसके स्पेसिफिक फील्ड टर्माइट्स के मारी। एक और साथ मोहतरम खराब लेता हूँ, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सरवर। ये पेलेंटोलॉजी के बेसिकली एक्सपर्ट थे, और पेलेंटोलॉजी में बहुत बड़ा नाम है उनका पाकिस्तान में। पाकिस्तान से अमेरिका चले गए थे और उन्होंने बहुत काम किया, और फॉसिल्स की क्लासिफिकेशन के हवाले से, क्योंकि पेलेंटोलॉजी में क्लासिफिकेशन फॉसिल्स को डील करती है। मैंने अपने ही कुछ टीचर्स का नाम लिया, लेकिन दूसरे भी याद रखिए कि वो लोग जो किसी और शोबे में काम कर रहे हैं उनसे आजकल मिस्टेक्स हो जाती है। ज़ाहिर है कि मैंने पहले बता चुका हूँ कि रिसर्च असल में मिल के बहुत से लोगों को काम करना पड़ता है। आपने एक चीज़ पे काम किया, अगर आपको उसका नाम नहीं आता तो आपको किसी दूसरे से हेल्प करनी पड़ेगी।
मैं अपनी मिसाल देता हूँ, मैंने बर्ड्स पे काम किया हुआ, लेकिन मेरा काम बर्ड्स पे किसी और नौयत का था, रेडिएशन बायोलॉजी से था, जबकि बर्ड्स की क्लासिफिकेशन के लिए मुझे 2 एक्सपर्ट्स की, बल्कि 3 एक्सपर्ट्स की बात लेनी पड़ी। उनमें से 2 का ताल्लुक जूलॉजी से था और एक जिसने बर्ड्स की फूड को आइडेंटिफाई करना था, उनका ताल्लुक बॉटनी के साथ। रिसर्च जो है वो